पेज 84 एग्जाम्पल 12। बुक कहाँ है तुम्हारी? A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. एक पार्क को हमने डिसाइड किया रेक्टेंगल की शेप में है, उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ, एंड इट सेज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ। इसका मतलब अगर मैंने लेंथ लिया तो ब्रेड्थ जो होगी वो लेंथ से 3 मीटर छोटी होगी। एक तो चीज मुझे ये दी हुई है। फिर उसके बाद किया है इट्स एरिया। इट्स एरिया मतलब किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। मतलब किसका एरिया बड़ा है? रेक्टेंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर्स बड़ा है। किससे? एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज क्वेश्चन पर हो। वो बात की बात है, वो फिगर क्या बनाई उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग। उसने लिखा है इट्स एरिया इज टू बी 4 square meters more than the area of a park which has already been made in the shape of an isosceles triangle। मतलब जो ये रेक्टेंगल का एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर बड़ा है। किससे? ट्रायंगल के एरिया से। तो जब हमें ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो मुझे अब तक तो ये क्लियर हो गया कि जो ट्रायंगल है उसमें 4 स्क्वायर मीटर्स ऐड किया तो रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। नाउ इट सेज अ शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो उसकी बेस कितना दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन में। बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। तो इसका मतलब जो ये बेस है इट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। कुछ इस तरह से उस आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है। और उसके बाद क्या कहा है? ऑल्टीट्यूड ऑफ 12 मीटर। तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या है? 12 मीटर। क्लियर हो गया इतना? हमने रेक्टेंगल को अपने हिसाब से ड्रॉ किया और जहां ट्रायंगल बना हुआ था हमने वहां पर उसको बना दिया। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसको हम पहले सपोज क्या करेंगे? लेंथ को सपोज करें या ब्रेड्थ को? ब्रेड्थ को। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल be equal to x meters. Therefore, the length of rectangle is equal to क्या हो जाएगी? x plus 3 meters. एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू x plus 3 square meters, and that will be equal to x square plus 3x। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पर। बेस किसके इक्वल है? x। ऑल्टीट्यूड क्या है? 12। तो एरिया आप क्या बनाओगे? हाफ इंटू x इंटू 12 विच विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर मीटर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया हमें? तो अब रेक्टेंगल, बस इसी में हमें अपनी वैल्यूज को पुट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 6x। तो इसमें आप सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? यहां तक सबने लिख लिया। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है।
इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 के फैक्टर्स 4 into 2 बनेंगे और -x 4 into 1 भी तो होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू x माइनस 4 प्लस 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1। कौन सी वैल्यू लेते हो, कौन सी नहीं? पॉजिटिव। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज रिजेक्टेड। लेंथ का मतलब है कि जब आप किसी चीज की लेंथ ले रहे हो या टेकिंग द मेजरमेंट। हाँ हाँ जी, तो हमारी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to x is equal to 4 meters. Therefore, length of rectangle is equal to x plus 3 is equal to 4 plus 3 which is 7 meters. तो कभी कभी क्वेश्चन में ना पूछा जाता है आपको कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, एरिया निकालो। तो जब भी आपने इस वाले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ वाले में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, डू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन कि हमने वो चीज सही निकाल लिया कि नहीं। समझ में आ गया? सो लेंथ इज 7, ब्रेड्थ इज 4। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13 किया तो नहीं हुआ? चलो करो इसको। एग्जांपल 13, इसमें ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले हम निकालते हैं d विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर x क्या होता है, रूट्स क्या होती है? एक बार ये समझाना, मेरे को समझ आ रही है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला समझाना अभी साथ साथ करना। d आपका होगा b स्क्वायर, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, 4ac, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है? द कांस्टेंट टर्म। फिर हम क्या करते हैं? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। ये फॉर्मूला है। अब हमारी इक्वेशन जैसे फर्स्ट पार्ट में दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? बोलो a क्या होगा? 3। व्हाट इज b? -5। व्हाट इज c? 2। तो पहले d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने जहां पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑल योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑल योर प्रैक्टिस पेजेस जहां पर फॉर्मूला यूज करते हो, आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये पूरा फॉर्मूला 3 स्टेप्स में लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पुट करेंगे -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। x किसके इक्वल होगा? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 2 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो 5 प्लस माइनस 1 बाय 6, तो 5 में एक बार 1 और 5 में एक बार 1 माइनस, तो एक हो जाएगा 6 बाय 6 और एक हो जाएगा 4 बाय 6। 1 and 2 by 3. The two roots are 1 and 2 by 3. आ गया ना? आप सेकंड पार्ट करेंगे। फॉर्मूला मेथड में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। तभी मैंने कहा था इसके जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दोनों फॉर्मूलास लिख लोगे। फॉर्मूला से एक हम वो कर सकते हैं कि उसकी फैक्टराइज कर दो, उसको 4 कर दो। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू क्या है? 1, b क्या है? 4, c क्या है?
-4 not possible. Not possible. No real roots. अब ये डी जो है ना -4 आ गया, ठीक है। तो आपने x निकाला -4 प्लस -√of -4/2 into 1. Now this becomes -4 plus -√of -4/2. स्क्वायर रूट में कभी भी हम नेगेटिव नंबर को नहीं लिखते, तो अगर ये लिखा जाता है इसका मतलब ये रियल रूट्स में, रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लिखते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. दिस इक्वेशन will have no real roots. This equation will have no real roots. बस यहीं तक छोड़ देंगे इसको, हम रियल नंबर्स में सॉल्व नहीं कर सकते. हाँ, इसको सॉल्व करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. मतलब आगे मैथ्स पढ़नी पड़ेगी. अंजिता के छोड़ो, आगे मैथ्स का मतलब है दैट वी हैव टू स्टडी स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव नंबर्स आते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा. अगर मैथ्स पढ़ोगे 11th 12th पे तो आप पढ़ोगे इसको. अभी फिलहाल के लिए हमने कहा हमारे रियल रूट्स में, रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. इतना क्लियर हो गया? चलो अब आ जाओ थर्ड पार्ट. So it says 2x² minus 2√2x plus 1 equal to 0. तो a की वैल्यू क्या आई? 2. b की वैल्यू क्या आई? -2. c की वैल्यू क्या आई? 1. है ना. पहले हमें क्या निकालना है? d. करो सॉल्व, साथ साथ करो. b² minus 4ac. क्या समझ नहीं आया बताओ? 2√2 का स्क्वायर कैसे करें? -4 into 2 into 1. -2 का स्क्वायर क्या होता है? देखो ये क्या हो रहा है, -2√2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2√2 से. -4 आ गया. ठीक है, ये दो नेगेटिव्स जो है वो क्या हो जाएंगे? प्लस. 2 into 2 कितना होगा? 4. √2 into √2 कितना होगा? 2. -8 and that will be equal to 0. ये तो हमारे 9th का क्वेश्चन है, सच में 9th की मल्टीप्लिकेशन है ये. ये तो बेटा ये से 2 -2√2 कर दोगे ना. तो अब हम x निकालेंगे. -b प्लस -√d. तन में समझ में आया बच्चे? हमारी d की वैल्यू क्या आ गई? 0. तो अब x पुट करेंगे -2√2. ये ना जो आप a = 2 b = 2 लिखते हो, अगर फॉर्मूला लगाना है ना तो आदत डाल लो इन वैल्यूज को लिखना है, सो दैट यू डोंट मिस द साइंस. इनको यूज करते हुए भी, एंड आफ्टर सम प्रैक्टिस, सच में ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जहां लिख भी स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनिशियली इसलिए लिखवा रही हूँ कि बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लोकेट योर कोएफिशिएंट्स. तो ये आ जाएगा 2√2 रूट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 0 ही होगा. तो 0 प्लस हुआ, 0 माइनस हुआ, इट्स द सेम थिंग, डिवाइड बाय 4. तो ये 2 और 4 कट जाएंगे, तो आंसर विल बी. अब हमें चाहिए, तो हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो 2 रूट्स होते हैं, है ना. और हमारे पास तो x की वैल्यू आई है, वो इसलिए कि हमने +0 किया प्लस -0 किया, तो उसने हमें सेम वैल्यू दी. अभी आपने क्या किया था, यहाँ पे एक बार +1 किया, एक बार -1 किया, दो डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आ गए. अब मैं एक नंबर में एक बार 0 को प्लस कर रही हूँ, एक बार 0 को माइनस कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूंगी ना कि 2√2 + 0/4 2√2 - 0/4. दोनों सेम ही वैल्यू देंगे. समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. और ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन है, दूसरी रूट भी क्या होगी? √2/2. The given equation has equal roots and the other root is also √2/2. क्लियर हो गया इतना? ये रैशनलाइज्ड फॉर्म है. आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो नॉन रैशनलाइज्ड फॉर्म दी हुई है 1/√. क्लियर हो गया इतना?
एग्जाम्पल 14 और 15 अभी फिलहाल नहीं करवाऊंगी। हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 कर लिया था क्या भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले कर लिए थे। देखो थर्ड वाला फॉर्मूला मेथड से, हाँ तो थर्ड वाला करो फिर। ऐसे मैंने सारा मेरे को लगता है करवाया था, नहीं किया तो दोबारा कर लो। चलो आपका फॉर्मूला मेथड रिवाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। मेरे हिसाब से ना मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया होगा आपको फॉर्मूला मेथड के, फिर भी एक बार कर लो। अब आप खुद करोगे, हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो पहले मैं d निकालती हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर x निकालते हैं माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। नहीं सारे पार्ट सारे स्टार्ट करोगे खुद। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। व्हाई आई एम मेकिंग यू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। लिखना भी है क्योंकि जो फाइनल में पेपर में क्वेश्चन आएगा ना उसमें फॉर्मूला लिखना ही है, तो अभी लिखोगे तभी आदत रहेगी और अभी लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, बात पूछनी थी, जैसे जब हम लोग 20 में लेते हैं तो -4a हम 2 लेंगे और c को हम 3 लेंगे, उसके साथ और b को क्या लेंगे b को -7, c इज इक्वल टू 3। हो गया सॉल्व? 12/4 कितना होता है 3, 2/4 कितना होता है 1/2, दो रूट्स आ गई। ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है 3 and 1/2 सेम है? आर दे सेम नंबर्स? दे आर डिफरेंट, तो हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट है ये। ठीक है, आगे हम इसको करेंगे और उसके पूरे टॉपिक्स को उस चीज को पूरा सॉल्व करेंगे, बिकॉज दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर, दैट कैन बी वन ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके पेपर में वो क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक में। अभी जो फाइनल बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। नहीं, इसी पर बेस्ड, रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन टू बिगिन विद। अगर आप सीबीएसई का इस साल का क्वेश्चन पेपर चेक करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि अब जो पेपर आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पेपर होगा। जो अगर मैं सीबीएसई का लास्ट ईयर का पेपर देखती हूँ ना, जो अभी हुआ है इसी सेशन में 2022 में जो रिटन पेपर हुआ है सब्जेक्टिव, इट हैड सम वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे चलते थे कि आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। मुश्किल नहीं था, ट्रिकी था, मतलब दैट रिक्वायर्ड 8th क्लास भी पढ़ी हो, 9th भी पढ़ी हो और 10th भी पढ़ी। बोर्ड मुश्किल नहीं डालता, लेकिन इस बार उसने वो क्वेश्चन डाले थे जो वो पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं डाला है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, बहुत नहीं, थोड़ा। 2x स्क्वायर इसका हाँ ठीक, ये आ गया ना। तो a की वैल्यू क्या है इसमें 2, b की वैल्यू क्या है 1, c क्या है, तो पहले हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4। आपकी छुट्टियां हो गई हैं? मैं भी 11 से दूंगी। क्या होगी? कंपल्सरी होंगी तुम्हारी, तुम नहीं जाओगे मतलब बनता है। देखो हाल, देखो हाल, देख लो मार्क्स कैसे आया। कहता कंपल्सरी थोड़ा होगी क्लासेस, स्कूल तो बस मस्ती करे ना बुलाने के लिए, बाकी बच्चे वरना तो आप पढ़ लो वरना बैठ रहो घर पे। वो तो कंपल्सरी होंगी ही। हम तो डाउट्स ले रहे हैं, हम दिखाने को क्लासेस ले रहे हैं। हाल देखो इसका, तुम तो सच्ची ले जाओ फीस अपनी, जाओ भी नहीं, तुम पूछो भी मत,
तुमने से बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा? आज नहीं 2 दिन बाद फिर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ खड़े होंगे। छोड़ो यार, पता क्या है, बात नहीं खींचते ज्यादा। वो मोमेंट होता है व्हेन यू रियलाइज, बट उनका कोई आगे रिस्पॉन्स नहीं आया। पता क्या होता है, जो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर यू गेट 2 डिफरेंट नंबर्स। इसमें भी हम कहते हैं रूट्स आर, देखो रियल नंबर्स में तो आते ही हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये चीज हम बाद में जब हम प्रॉपर इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे ना, नेचर ऑफ रूट्स करके टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे विल डू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। तभी मैंने क्यों नहीं करवाया ना, क्योंकि वहां पर ये यूज होता है और प्रॉपरली क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा वाला? बेटा फर्स्ट वाला मेथड आपको है ही नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो इसलिए हम इसको बाय फॉर्मूला मेथड ही करते हैं। नहीं बेटा, ये कोविड से पहले डिलीटेड था, 2017-18 में डिलीट हो चुका था, 17 के अराउंड डिलीट हो चुका था। 19 में जब मैंने पहला क्लास किया था तो मैंने मेथड करवा दिया था, बट देन वी रियलाइज कि स्कूल में नहीं करवाया, डीएवी में ही उन्होंने कहा ये मेथड डिलीटेड है। और इसी से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बेसिकली इज डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो आपको नहीं है। हाँ, यूज काफी जगह होता है वो मेथड, ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है, बहुत यूजफुल है, पर आप हायर मैथ्स करोगे तो वहां समझ जाओ। मैथ्स में कुछ चीजें होती हैं जो समझनी होती है, और मैथ्स में कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ रट्टा मारकर एक बार उस मेथड को सॉल्व मतलब पढ़ लिया और उसको वैसे ही टेक्निक समझकर उसको वैसे ही सॉल्व करना है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगी। केजीएम का पेपर ना ग्रुप में डाला हुआ है, जो ऐसा पेपर है जो थोड़ा ट्रिकी आया है, ठीक है। और बाय चांस जब मैंने कल उनका डाउट सेशन लिया था ना, जल्दी बुलाकर उनको, हाँ, एक क्वेश्चन करवाया था उनको जो पेपर में आ गया, और वो आना नहीं चाहिए था, 2 मार्क्स का। मतलब ऑब्वियसली दे फेल्ट कि मैम आपने करवाया था और वो आ गया। मैंने क्या क्या करवाया था कि पेपर में अगर मुश्किल डालना है तो वो डालूंगी, आपके वाले में बेटा आप सभी, हाँ हर्षितन डाला हो, ये काम वो करता है आजकल। पेपर मान्या का था, नहीं त्रिशा का, तो उसने लिया, कहता मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। यूजफुल नहीं है, वेला है, वो अपनी टैलेंट को यूज नहीं करता है, उसका दिमाग तेज है पर वो इधर उधर ऐਵੇਂ घूम रहा है। वो लॉकडाउन में ना बहुत बच्चों का, आपको नहीं रियलाइज किया आपने लूज क्या किया है, बट ऑब्वियसली
कुछ नहीं ट्रीटमेंट, मुझे नहीं पता चल रहा था, नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये है। हाँ जी, क्या करें, ये कर लो पहले, इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगी। ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, रूट्स आर इक्वल। बाय आई एम नॉट टीचिंग यू अभी इक्वल रूट्स वगैरह, क्यों, क्योंकि देखो डी जो है वो 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, एक बार 0 प्लस, एक बार 0 माइनस, नो चेंज। तो इसमें हम हाँ वही लिखना होता है, वो मैं आपको समझा रही हूँ कि नेगेटिव पे आपने नो रियल रूट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में नेगेटिव आए, राइट। तो ये सिर्फ आपको सिखाकर सिर्फ एक उसके आगे अप्लाई करके सिखा रही हूँ, वरना हम ये कहते हैं कि डी नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, फोर्थ पार्ट, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। ये पेपर देखना जरूर, इसको सॉल्व जरूर करना, क्योंकि इससे सच में डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ नहीं कर रहे, केवीएम का प्रिंसिपल चेंज हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। अब वो क्या होता है, जैसे कैम्ब्रिज लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैम्ब्रिज बोर्ड आता है या आईबी बोर्ड आता है, वो क्या करते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सिखाते हैं कि हाउ यू विल अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स, राइट। जो मैंने बताया भी कि माय सन, उसका एसएसटी का पेपर था तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ही इज इन 4th स्टैंडर्ड। अगर आप उनकी वर्कशीट देखो तो उन्होंने अर्थ की सरफेस बनाई हुई है और कहा है कि लिथोस्फीयर इसमें क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर आप आइडेंटिफाई करते हो तो क्या होगा, राइट, विच इज समथिंग जो आप एक प्रैक्टिकली देखते हो चीजों को, सिर्फ टर्म्स को रट्टा नहीं मार रहे हो, आप स्पॉट कर रहे हो कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इसमें लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रो एलिमेंट्स क्या है, समझ में आया? आपको नहीं किया, दैट इज व्हाट टीचिंग मेथड्स आर। आप एक स्कूल को क्यों कहते हो कि उसके बच्चे बहुत स्मार्ट, a is equal to 2, b equals to 1, c equals to 4, ठीक है। तो अब हमें d is equal to क्या करना है, b square minus 4ac, 1 square minus 4 into 2 into 4 क्या बन जाएगा, 1 minus 32, 1 minus 32 and that is equal to minus 31। अब देखो दो स्टेप्स के बाद मैंने आपको 2-3 बार सॉल्व करवाया, आपको समझ में आ गया कि अगर मैं इसमें फर्दर x की वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा आगे, मैं यहीं से कह सकती हूँ कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई डू, आप खुद उसको रीजन आउट करते हो कि रूट्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -31 बाय 2 into 2। माय एम इज नॉट टू मेक यू अ रोबोट कि जो मैंने फीड कर दिया आप वही करो, माय एम इज टू मेक यू एन इंडिविजुअल जो रीजन आउट करके आंसर को निकाल सकता है वहां बैठे हुए। हाँ, हमें ये चीज समझने के लिए, अगर यहाँ पर खत्म करने के लिए मुझे 2-3 बार ये स्टेप करवाना पड़ा, तो आपने रियलाइज किया कि हम नेक्स्ट टाइम ही लिखते हैं, यहीं पे लिख दे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नहीं यहीं तक छोड़ना होता है, यहीं करके छोड़ना होता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि आप देखोगे कि ये रिडंडेंट है, आप मुझसे ये नहीं पूछोगे मैम क्यों रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है।
आपको कल में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, डी नेगेटिव आया तो आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आता है, इसलिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ गया? रट्टे वाला तोता नहीं बनाना है कि मैंने जो फीड कर दिया बस वही बोलोगे, आप जाकर समझोगे उस चीज को। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाना था, ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है एंड सीरियसली इट्स एनटीएससी वाला लेवल क्वेश्चन। तो अगर आप सीबीएसई ने पेपर में अगर दिया है इस पेपर में तो हम कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है p of x is equal to, this is a question of polynomials now, ax square plus bx plus c and a plus b plus c equal to 0। कल बात ऐसी हुई थी, कहते मैम बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो मैंने कहा कुछ भी होगा तो आपके कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत डिफिकल्ट में मैंने कहा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये कर लो। तो बाय चांस दैट क्वेश्चन केम इन द पेपर, राइट? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि a b c का b भी और c बट नहीं है, वो चेंज भी हो सकते हैं। ऊपर चेंज आपके कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकते ना, a 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उनके आगे माइनस जरूर लग सकता है। हाँ ठीक है। तो फाइंड द जीरोस। अब इस चीज में स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको रट्टा मारना है, जो आपको याद रखनी चीज है कि जब ऐसा दिया होता है आप इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इनके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या किया हुआ है? p of 1 निकालोगे तो क्या आएगा? a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, a प्लस b प्लस c। p of 1 और a प्लस b प्लस c किसके इक्वल है? 0। इसका मतलब कहना है से 1 is the zero of this polynomial। बस इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है जो आपको याद करना होगा कि आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कोएफिशिएंट्स का सम जो है वो 0 है। दैट मींस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज है इस क्वेश्चन का ट्रिक कह लो, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, मुद्दा कह लो कि ये मुद्दे को सॉल्व कर देता है। ये हमारा एजेंडा है कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये याद करनी पड़ेगी चीज आपको। मतलब पॉलिनोमियल्स में मोस्टली हम यही करते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, रूट्स निकालो, जीरोस निकालो। नहीं, 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो निकाल ली। अब हमने पॉलिनोमियल्स में और क्या पढ़ा हुआ है बार बार? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बार बार ये किया ना कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब बिना मतलब मैंने हर क्वेश्चन में यही बोला है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? माइनस बी बाय। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय। अच्छा, एक जीरो क्या है? 1, चाहे वो अल्फा लो चाहे बीटा लो, कोई भी हो सकती है। तो मैंने कहा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। तो दूसरी जीरो क्या आ गई? सीधी सादी सी सी बाय। द अदर जीरो इज सी बाय। क्लियर हो गया? तो 1 is 1, द अदर इज सी बाय। बस ये दो आंसर इसका आपको आएगा। क्या? 1 0 1 आ गई। फिर या तो सम निकालोगे या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो 1 इंटू बीटा इज सी बाय, तो दूसरी जीरो क्या होगी? सी बाय। 1 इंटू बीटा इज बीटा। इसमें से हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, अल्फा इंटू बीटा। मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 1 और इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, तो सीधे सीधा मेरा सी बाय आ गया, अदर जीरो। समझ में आ गया इतना? अब इसका एक वेरिएशन और क्या होता है? ये तो एक वेरिएशन है, इसका दूसरा क्या होता है? अब दिया हुआ है p of x is equal to ax square plus bx plus c and a plus c is equal to b. Some questions have to be understood, some questions have to be learned. मैथ्स में भी कुछ को रट्टा ही मारना होता है। If you understand one, you can understand this also. आपको ये दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चंस को एक टेक्निक याद कर ली तो उसमें आप कुछ भी याद कर सकते हो। तो ये आ गया a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो a माइनस बी प्लस सी, तो हम क्या लिखेंगे? p ऑफ -1। अब ये -1 जो है ना, ये खुद से आपको सोचना ही पड़ेगा, तो वो रट्टा ही है। दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जब मैंने क्वेश्चन किया था मुझे भी समझ नहीं आया था, फिर जब इसका सॉल्यूशन देखा इन माय स्टूडेंट डेज, सब जब देखा
तो रियलाइज किया अच्छा ये इसकी ट्रिक है ना, ये ट्रिक होता है ना, ट्रिकी वाले क्वेश्चन होता है, इसकी ट्रिक यही है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये 10 साल पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही, ठीक है। तो -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की जगह मैंने -1 रख दिया, इंटू बीटा इज c/a एंड बीटा विल बी इक्वल टू -c/a। So the zeros are -1 and -c/a, है ना। अब इसका देखो, और अगर मुझे इसको ट्विस्ट करके और जगह लेके जाना है, अब आप ये चीज पढ़ चुके हो तो वो आपको समझना कितना आसान हो जाता है। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो उसको आप -1 +1 करोगे, फिर आपके पास वो एक डिफरेंस टर्म में आ गया ना, जो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपने c/a लिखा है ना, तो c/a यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आंसर वही ट्विस्टेड फॉर्म में ही आएगा। हाँ, पर इजी वाला टर्म यही है कि डायरेक्टली मैंने कहा एक 0 है -1 और दूसरी ये c/a। ठीक हो गया, मतलब कि ऐसा कुछ होता है। देखो मैंने ऐसा लिया है x² -3x + 2 = 0, ये दिया हुआ ना पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक 0 तो इसकी -1 होगी और दूसरी 0 क्या होगी, नहीं इसमें डायरेक्टली है, इसकी 0 एक 1 होगी, 1 और एक 2/1। समझ में आ गया, दिस इज हाउ वी यूज इट। तो वो क्लैरिटी बस उसके एप्लीकेशन में आती है। अब इसका क्वेश्चन देखो एक और क्या सकता है, p of x is equal to ax² plus bx plus c and 4a plus 2b plus c equal to 0. Find the zeros of the polynomial. 2 क्या होगा, p of 2 equals to 4a plus 2b plus c। समझ में आ गया आपको, ये दिया हुआ है, a के साथ 4 लगाया है, मतलब x² 4 बना होगा, तो x की वैल्यू 2 होगी। वो हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करके हमने कहा है कि p of 2 is equal to 0, वो काश्मीर से ले लो, p of 2 equals to 0, तो इसका मतलब ये 4a plus 2b plus c equal to 0 आ गया। So 2 is a zero of the polynomial। ठीक हो गया। फिर आप सम ऑफ जीरोस लोगे, -b/a, पता है प्रोडक्ट से आंसर आता है, c/a ले लिया, तो आप लिखोगे 2 into बीटा इज c/a, या बीटा इज इक्वल टू c/2a। समझ में आ गया हमें, c/2। तो जीरोस आर 2 and c/2। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया। तो इसको मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, वो हिट एंड ट्रायल वाला है, कि हमने 1 लिया 2 लिया, फिर हमें पता लगा कि 1 is a 0, -1 is a 0 एंड सो ऑन। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको करवाया फर्दर, वैसे भी डिफिकल्टी में आता है। अब इसके बाद ना एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 5th क्वेश्चन कर सकते हैं हम। एक्सरसाइज 4.3 बच्चे, अभी फिलहाल ना मैं आपको 3rd और 4th नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज दे आर, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में क्या था ना, सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशंस, तो मैं करवाना है लीनियर इक्वेशंस पूरा, है ना। मैं बुलाना शुरू कर दूंगी, जिसने भी लीनियर इक्वेशंस करना है एक्सप्रेस वे में सॉल्व होगा, 2-3 दिन में लगातार बस करके, ठीक है। तो जिसने रिवीजन करनी है या करना है कुछ भी टॉपिक, तो आ जाना। आपको मैंने 2 मेथड्स करवा दिए थे उसके, और काफी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी करवा दी। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस वो करवानी है मुझे, ठीक है। तो वो मैं किस दिन आपको मॉर्निंग में बुलाऊंगी, अराउंड 11 to 12 या 12:30 तक, एक दिन लगाकर करवा दूंगी। प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, इक्वेशंस ही है उसमें। अगर तुम अब ये सीख चुके हो तो तुम्हें शायद उसमें पिकअप करने में मुश्किल ना आए, बट साइड बाय साइड प्लीज अपना वो रिवाइज करते हो, ठीक है। कैलकुलेशंस एंड ऑल अपनी रिवाइज करते हो। अच्छा, आपको जो होमवर्क दिया है ना, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क अब एक्स्ट्रा करना है हर बार, सच में। ये सच में अब एक कंसर्न हो चुका है, 2 साल ऑनलाइन का कोई नहीं देख रहा, 2 महीने पढ़ाई की है तो सारे देख रहे हैं कि मैम मार्क्स नहीं आए, मार्क्स नहीं आए।
चाहे एक दो बच्चे हैं, पर वो इशू बहुत बड़ा बन जाता है। साइंस पे आते हो? निगल नाम में कितने मार्क्स आए साइंस में? हाँ, हाल देखो। इन अ क्लास टेस्ट, शर्म करो, सच में कह रही हूँ, आप शर्म करके पढ़ना शुरू करो। इट डजंट मेक सेंस कि मैं क्या बात कर लूंगी, बताओ। आप जब खुद ही नहीं पढ़कर आओगे तो मैं क्या किसी को बोलूंगी। इन अ क्लास टेस्ट, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. ठीक है? Had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. 2 subjects के marks दिए हुए हैं, है ना? तो इसमें मैं क्या starting करूंगी? Let the marks in mathematics बाय ले सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक जहां पे प्रोडक्ट दे दिया ना, तो आई विल नॉट टेक 2 वेरिएबल्स, आई विल प्रेफर टेकिंग 1 वेरिएबल। देयरफॉर हाँ, marks in English is equal to 30 minus x. Had she got 2 more marks in mathematics, तो हम लिखेंगे केस 1 या केस 2 कि अगर हैड में जहां लिखा है तो मतलब क्या होता अगर ये है, तो हैड शी गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स 2 more marks. 2 more marks का मतलब x plus 2 and 3 marks less in English. मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाए? 3 कम, तो 30 minus x minus 3, 27 minus x हो जाएगा. The product of their marks would have been 210. कौन से मार्क्स? ये वाले कि दूसरे वाले? ओरिजिनल की सेकेंड? केस 2 वाले हैड के साथ लिखा हुआ है ना, हैड शी गॉट, तब प्रोडक्ट होता। therefore according to question, x plus 2 into 27 minus x is equal to 210. अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी सी बन गई है। पूरा लिखकर सॉल्व करते हो कि नहीं? पूरा लिख रहे हो कि नहीं? पूरा लिखो। (27x plus 54 minus x square minus 2x is equal to 210. फिर मैं टर्म्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर 20 plus 25x plus 54 minus 210 equal to 0. ठीक हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 44 माइनस कर दो 154. समझ में आ गया ये? फिर हम लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है ना, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसको यूजुअली माइनस में नहीं लिखते, है ना? तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154 इक्वल टू 0 हो गया। माइनस कॉमन ले लिया थ्रू आउट, तो ये माइनस का साइन प्लस, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा। हाँ, उस समय 0 माइनस कॉमन लेने का मतलब जब एक साइड इक्वेशन में 0 दी हो तो आप थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लेते हो। तो हमारी इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 150 प्लस 154 इक्वल टू 0. Now it is all left to factorize this given statement and then solve, है ना? तो 154 को फैक्टराइज करो, 2 into 77, 2 into 7 into 11. अब बन गए फैक्टर्स? It is not a multiple of 3, है ना?
54 देखकर हमें लगता है, लेकिन 154 है, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ जी, 2 वैल्यूज ही आएंगी। x को आपने क्या लिया था, मार्क्स इन मैथ्स, और एक है मार्क्स इन इंग्लिश। तो अगर मैथ्स के मार्क्स है 11, इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, 30 - 11 19। ये है हमारा फर्स्ट केस कि ऐसा हो सकता है कि 11 और 19 मार्क्स आए हो। या फिर अगर मैथ्स में मार्क्स है 14, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने आए होंगे, 30 - 14 16। तो मेरे पास 2 केसेस होंगे, या तो मार्क्स हैं मैथ्स और इंग्लिश में 11 या फिर 19, इंग्लिश में 19, 11 19, और मार्क्स है 14 16 रिस्पेक्टिवली, वो भी होगा, दोनों ही पॉसिबल है। सेकंड केस में बोला था कि अगर उसमें से इतने मार्क्स कम, वो बेटा इसी के साथ हो रहा है कि अगर आप इसमें से कितने मार्क्स कम कर दो, 2 more मार्क्स इन मैथ्स, तो कितना हो गया 13। देखो 13 हो गया, 3 लेस कितना हो गया 16, 13 into 6, वही तो कह रही, इसमें भी वही आएगा, 2 more मार्क्स 16 और ये बन जाएगा 13। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई बोथ द केसेस, बोथ द मार्क्स, बोथ द सेट्स विल कंटिन्यू, कि मार्क्स 11 19 भी हो सकते हैं मैथ्स इंग्लिश में, 14 16 भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? ये 2 हमारे 2 कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, 6th क्वेश्चन भी कर सकते हो, 6th क्वेश्चन कर लो आप। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. Diagonal क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट द शॉर्टर साइड, हाँ शॉर्टर साइड बी x मीटर्स। तो ब्रेड्थ को हमने ले लिया x मीटर्स, देयरफॉर डायगोनल कितना हो जाएगा, x plus 60 मीटर। तो दिस विल बी x plus 60 मीटर। If longer side is 30 meters more than the shorter side, longer side क्या हो गया, x plus 30 meters। तो ये आ गई x plus 30 meters। अब क्या लगाओगे, रेक्टेंगल दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की साइड्स निकालो। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे आप, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो x plus 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 30 का स्क्वायर, हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर ले, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। तो एक x स्क्वायर हमारा हो गया कैंसिल। अब मैं पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर में लिखूंगी, तो प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। 2700 प्लस 60x बच जाएगा, प्लस 36 और 60 का स्क्वायर, हाँ ध्यान रखो, मैंने तभी कहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ये? इसको फैक्टराइज करना है।
90 and 30. X square minus 90x plus 30x minus 2700 equals to 0. X plus 30, x minus 90 equal to 0. So either x plus 30 equals to 0 और x minus 90 equals to 0. x की वैल्यू आ गई -30 या x की वैल्यू आ गई 90. अब x शो करता है ब्रेड्थ, तो -30 हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड. x की वैल्यू आ गई 90, तो आप लिखोगे ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90. लेंथ कितनी आ जाएगी, x प्लस 30 थी 120 और डायगोनल क्या आ जाएगा 1 मीटर्स. सब में मीटर्स लगा देना. तो उसमें डायमेंशंस क्या था ना, साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड्स में लेंथ और ब्रेड्थ ही आएगा. क्लियर हो गया बच्चे? चलो, आपका होमवर्क मैंने आपको ग्रुप